नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी का बड़ा बयान। सरकार और संगठन के बीच मतभेद से किया इनकार। सीएम धामी के हाथ में मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेसियों का आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन जारी। संगठन में सुधार पर पार्टी का फोकस। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा उत्तराखंड में नहीं कांग्रेस का अस्तित्व। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार सरकारी मशीनरी सतर्क। केदारनाथ के पैदल मार्ग को और बेहतर बनाने की कवायद जारी। वैकल्पिक मार्ग पर भी किया जा रहा काम। और रुड़की में संशोधित वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी। मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का बड़ा आरोप। आंदोलन की दी चेतावनी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी पर बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के विशेष अधिकार है कि वो कब कैबिनेट का विस्तार कब करते हैं। कैबिनेट विस्तार के मसले पर सरकार और संगठन में किसी भी तरह के मतभेद से बीजेपी प्रवक्ता ने इनकार किया है। मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि कैबिनेट में किन लोगों को लेना है, किन विधायकों को अपने साथ सहयोगी बना करके उन्होंने काम करवाना है। इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व से भी जो है मंथन किया है। जल्दी शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सकारात्मक निर्णय लेंगे। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से धामी जी काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आप ये देखिए कि हर जगह, चाहे इंफ्रा के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, चहुमुखी विकास की ओर आज उत्तराखंड बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैबिनेट विस्तार में सरकार और संगठन में कोई बात न बन पा रही हो, इसलिए इतनी देरी हो रही हो लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संगठन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है। खटीमा दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय शेर सिंह धामी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, शहीदों के परिजन और स्थानीय लोग शामिल हुए थे। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जिक्र किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने खटीमा में स्थापित किए जा रहे 213 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का भूमि पूजन भी किया। इन दिनों कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन कर रही है। कांग्रेस की इस बैठक को 2027 से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेता अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जारी है। लेकिन सवाल है कि क्या अधिवेशन से वापस लौटने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के हालात सुधरेंगे? आखिर मंथन से कांग्रेस को कितना फायदा होगा और क्या कुछ एक्शन देखने के बाद मिलेगा? ये रिपोर्ट देखिए। 2027 को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारी। पार्टी के मंथन से कांग्रेस में कितना होगा एक्शन? इन दिनों कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए मशक्कत करती दिख रही है। अलग अलग राज्यों से कांग्रेस के नेता अहमदाबाद में हो रहे अधिवेशन का हिस्सा बन रहे हैं। कांग्रेस की ये कसरत 2027 को लेकर मानी जा रही है। पार्टी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हुए बैठकें कर रही है ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। हालांकि सवाल ये है कि क्या अहमदाबाद से अधिवेशन कर वापस लौटने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्या उत्तराखंड कांग्रेस की स्थिति में सुधार होगा? देखिए बिल्कुल, और उत्तराखंड का हर एक नेता, हर वरिष्ठ नेता हर चुनाव में और हर संगठन के कार्यक्रम में एक ही होता है। और आप सबको पता है ये बात कि देखिए एक घर होता है, जब घर में कुछ बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, आवाज़ आती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और रही बात कि एक है या नहीं है, हम हमेशा से ही एक हैं। अगर हम एक ना होते तो आपने देखा हम इतने सालों तक जनता की सेवा नहीं कर पाते। हम एक थे तभी तो जनता ने हमें जो है वोट देने का कार्य किया। हम एक थे तभी तो जो है मैंगलोर से लेकर के बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने का कार्य किया। निकाय चुनाव में पहाड़ की जनता ने हमें कितना समर्थन देने का कार्य किया। तो हम एक हैं। कांग्रेस के ये हाल है, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में चलती है कि सूप हंसे तो हंसे,
वो छलनी भी हंसे जिस पे 76 छेद। कांग्रेस के ये हाल है। तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जिस प्रकार से उनकी आपस में कबीलियाई लड़ाई होती है, जब कबीले होते थे इस देश के अंदर, इतने कबीले तब नहीं थे जब जितने कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस के तमाम नेता अपने नेताओं की जड़ों में मट्ठा डालने का काम करते रहते हैं। तो वो कांग्रेस जब आएगी तो यहाँ आकर के कुछ नहीं करने वाली, यहाँ आकर के वो मट्ठा ही डालेगी अपने कांग्रेसी नेताओं की जड़ों पर, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की फितरत आज की डेट में केवल और केवल अपनी अस्मिता बचाने की लड़ाई और अपने जो गांधी परिवार है उसकी अस्मिता बचाने की लड़ाई तक ही सीमित रह गई। उत्तराखंड कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं है। 2017 के बाद से ही प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है और इसके पीछे की बड़ी वजह रही है पार्टी में एकजुटता की कमी और अंतर्कलह से जूझती पार्टी। कभी कांग्रेस के नेता आपस में उलझते नजर आते हैं तो कभी सोशल मीडिया पर पार्टी नेताओं की फाइट सुर्खियां बन जाती है। ऐसे में कांग्रेस को अपने नेताओं की नाराजगी दूर करते हुए एकजुटता लाना बेहद जरूरी है। हालांकि देखना होगा कि अधिवेशन से वापस लौटने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में आखिर कितना बदलाव देखने को मिलता है। उधर रुड़की के मंगलौर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने एसएमआई गोदाम में राशन डीलर्स को ई मशीनें वितरित की है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि इन मशीनों के वितरण से राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि सभी राशन डीलर्स को पूरा राशन मिल सके। इसके अलावा उनकी जरूरी चीजों को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आज हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, जो हम लोग चाहे मुफ्त खाद्यान्न योजना चलाते हों, चाहे हम राज्य खाद्य योजना चलाते हों, अब ये सभी योजनाएं जो हैं वो ई पॉज मशीन यानी कि ई पीडीएस सिस्टम से अब संचालित होंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी हम लोग हरिद्वार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ उधम सिंह नगर से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक कोशिश है क्वालिटी को भी क्वांटिटी को भी हमारे लाभार्थी तक में एग्जैक्टली उतना ही पहुंचे, ये सुनिश्चित करने वाली ये व्यवस्था है। इसमें पूरी तरीके से जो हमारा बायोमेट्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। सरकारी मशीनरी यात्रा की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इस बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा, उनकी सुविधा के लिए न सिर्फ पैदल मार्ग को पहले से और अधिक बेहतर बनाने की कवायद चल रही है, बल्कि आपदा में बह चुके मार्ग पर भी काम जारी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हमेशा से राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या ने केदारनाथ सड़क मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ाया है। वहीं केदारनाथ के पैदल मार्ग पर भी लोगों की परेशानियों के कई वीडियो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। ऐसे में सरकारी मशीनरी केदारनाथ के पैदल मार्ग के साथ ही पुराने मार्ग को भी खोलने में लगी है। जो पैदल मार्ग है केदारनाथ धाम का, उस पर काम पहले से ही चालू है। ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत बर्फ़ है अभी, लेकिन नीचे पे काम चल रहा है। हम लोग का प्रयास यही है कि हम यात्रा जो 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं, उससे पहले ही उसको हम लोग सुचारू रूप से चालू कर ले जाएंगे। इसके अलावा जो 2013 में जो मार्ग बह गया था रामबाड़ा गरुड़ चट्टी, उस पर भी काम चल रहा है हम लोग का। हम लोग का प्रयास है कि इसी सीजन में वो वाला रास्ता भी हम लोग चालू कर लें। सारी सैंक्शन की जा चुकी है, सारा बजट दिया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस साल यात्रियों को पिछले साल से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी केदारनाथ के वैकल्पिक मार्गों को दुरुस्त करने में लगा है। इसके साथ ही अन्य धामों के वैकल्पिक मार्गों की निगरानी की जा रही है, साथ ही उन्हें सही कराया जा रहा है। दरअसल पिछले साल 31 जुलाई को आई प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ के मुख्य मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके चलते न सिर्फ फंसे हुए यात्रियों को निकालने में खासी परेशानी हुई, बल्कि यात्रा भी स्थगित करनी पड़ गई। लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग इस बार पहले से ही सतर्क है और वैकल्पिक मार्गों पर काम कर रहा है। जो हम बताना चाहते हैं कि जब 31 जुलाई 2024 को बड़ी आपदा आई थी केदारनाथ यात्रा मार्ग पर, उसमें लगभग 29 स्थानों पर मार्ग हमारा बाधित हुआ था। वो 29 के 29 स्थानों पर काफ़ी हद तक ठीक कर लिया गया है, सुचारू कर लिया गया है। यह भी देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ वैकल्पिक मार्ग बन सकते हैं। तो जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग की संभावना थी वहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं। कहीं बाईपास बन सकता है, बाईपास बनाया गया है।
प्रयास ये है कि एक रास्ता जो है वो तो है ही है, वो रास्ता चल रहा है, मेन यात्रा उसी से चलेगी। लेकिन अगर कहीं संभावना है एक्स्ट्रा मार्ग बनाने की तो उसको भी बनाया गया है। इवैक्यूएशन के लिए अगर कोई रास्ते में रास्ता टूट जाता है तो किस तरह से लोगों को बाहर निकालेंगे, वो भी प्लान तैयार किया जा रहा है। कई रास्ते अलग अलग, कहीं पूरी लंबाई में, कहीं किसी जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो बाईपास कैसे करेंगे, उसको तैयारी की जा रही है, काम किया जा रहा है। वो यात्रा आरंभ होने के पहले पहले काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा, उस पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा और आपदा का चोली दामन का साथ रहा है। कई मौकों पर आपदा ने चारधाम यात्रियों की राह रोकी तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी हुई। हालांकि इस बार सरकारी सिस्टम की सतर्कता से उम्मीद जताई जा सकती है कि आपदा भले ही आए लेकिन उससे होने वाली मुसीबतों में कमी आ सकेगी। वहीं रुड़की के मुस्लिम सेवा संगठन ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन का समर्थन भारतीय किसान यूनियन बेदी ने भी किया। इस मौके पर मुस्लिम सेवा संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हालांकि अभी प्रशासन की तरफ से आंदोलन को लेकर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। आज तो हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला है, खाली एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। हमारा प्रोग्राम कलियर में होना तय था, लेकिन हमें एसडीएम चौक रुड़की की अनुमति दी गई थी, तो हमने आज एसडीएम चौक रुड़की पे प्रोग्राम कराया। यहाँ से हमें कलियर जाना था, लेकिन एसपी साहब ने हमें अनुमति नहीं दी है कलियर जाने की। आगे हमने एसडीएम साहब को ये बात कही है कि हम जल्दी एक तारीख डिसाइड करके परमिशन लेके कलियर में एक बड़ा एहतजाज करेंगे। उसकी परमिशन एसडीएम साहब ने कहा भी है कि जल्द आपको परमिशन दी जाएगी। देखिए, ये एक संगठन की कॉल थी जो पिछले 10-12 दिनों से आप लोग एक कलियर में किसी जगह पे इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन की एक अनुमति मांग रहे थे, क्योंकि अनुमति उस हिसाब से हम देने की स्थिति में नहीं थे कि हम उनको अनुमति दे पाएं। तो पिछले 2-3 दिनों से इनसे वार्ता चली थी, वार्ता के हिसाब से आप लोग यहाँ एकत्र हुए। ज्ञापन के बाद उसका डिस्पोजल तय हुआ था, तो वैसा ही हुआ है। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने ज्ञापन दे दिया, इसके बाद सब लोग डिस्पर्स हो गए। उधर दिनेशपुर की जयनगर स्थित रुद्रा पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी को लेकर हंगामा किया। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने बिना सूचना दिए 20% फीस में बढ़ोतरी की है। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर फीस कम नहीं की गई तो वो अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देंगे। आपको बता दें कि इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। ये है कि हमें बिना बताए यहाँ फीस और एनुअल चार्ज बढ़ाया गया है, जो कि ठीक नहीं है। उल्टा हमसे बोल रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दीजिए। अरे जब आप लोगों ने हमको नहीं बताया है, आप लोगों ने हमको नोटिस नहीं दिया, सीधा हमको मैसेज कर रहे हैं। हमारी बच्चों की फीस 1100 से 1400 रुपए कर दी गई है और एनुअल चार्ज 3800 से सीधा 5600 बना दिया गया है। तो हम इनकी बात कैसे माने जब ये हमारी बात सुनने के लिए हम सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई सुन नहीं रहा है। हमारी मांगे पूरी की जानी चाहिए। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी सुनवाई हो। ये पहली बात तो यह है कि आप अनावश्यक रूप से फीस वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल तो एक सामाजिक कार्य है और सामाजिक कार्य के ही उद्देश्य से स्कूल खोले जाते हैं। लेकिन चूंकि सेल्फ फाइनेंस स्कूल हैं तो थोड़ा बहुत शुल्क भी लिया जाता है, लेकिन अनावश्यक रूप से जो अतिरिक्त वृद्धि होती है वो ठीक नहीं है। और दूसरी जो मेन बात आपने कही है कि वहाँ पर बच्चों के साथ व्यवहार प्रॉपर नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, तो ये तो काफ़ी सोचनीय विषय है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस स्कूल को देखने का प्रयास करूँ। वहीं टिहरी के जाखणीधार क्षेत्र की कोशियार तहसील को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी ने इस फैसले को ही पलट दिया है। दरअसल यहां पेटव के ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तहसील चलाए जाने का विरोध किया था। 5 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण जब एसडीएम मयूर दीक्षित के पास पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों की इस समस्या पर संज्ञान लिया, जिसके बाद प्रदर्शन में कांग्रेस प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट भी पहुंचे और इन सभी चीजों को लेकर ग्रामीणों से बातचीत की। जिलाधिकारी महोदय को मिलने के लिए आई थी। एक बड़े प्रदर्शन के रूप में जनता ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। उस ज्ञापन में सारे बिंदु थे। जिलाधिकारी महोदय ने एक एक बिंदु का निस्तारण करते हुए सारी जनता को आश्वस्त किया है कि हम उस तहसील को शिफ्ट नहीं करने जा रहे हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। चूँकि जाखणीधार तहसील जाने में थोड़ा रास्ता लंबा था और कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते थे,
तो उसके लिए एक वहाँ पे मेन रोड पर ही एक जो हॉस्पिटल था वहाँ पर एक कमरा हमने आवंटन किया था, जिसमें कि तहसीली कर्मचारी बैठकर वहाँ पे अपने प्रार्थना पत्र ले सकें, खतौनी आदि का कार्रवाई कर सकें। जिसके क्रम में वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया गया है। आज उनका जो प्रतिनिधि मंडल है मुझसे मिला है और उन्होंने एक सुझाव दिया कि वहाँ पर ही एक निकट स्थल पर एक पटवारी चौकी भी है, जहाँ पर अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो वहाँ से तहसील के कुछ कर्मचारी वहाँ बैठकर अपना कार्य कर सकते हैं, तो जिस पर हमारी सहमति बनी है। वहीं रुड़की में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे कुचलने से एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बच्चा अचानक से गाड़ी के सामने आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। ग्रामीणों ने खनन के लिए दिन रात चल रहे वाहनों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों की माने तो इससे पहले भी एक बच्चा इसी तरह से हादसे का शिकार हुआ था। क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा भतीजा लगे था वो, तो खनन वालों ने इतना बुरा हाल कर रखा, जो ट्रैक्टर ले जा भर को पुलिस की, उसकी वजह तो पूरा पेलम पेल जा, ना बच्चों को देख रहे ना बड़े को देख रहे। वो छोटा हमारा बच्चा था, उसके पर सीधी टक्कर मार को सफा गए। ये किस समय का मामला और कौन ट्रैक्टर वाला था? खनन कहाँ से हो रहा? खनन हलवाड़ी नदी से ही हो रहा और ट्रैक्टर था खुर्सी चला रहा था। हमारे गाँव का ही ट्रैक्टर हो जो चल रहे इसमें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी का बड़ा बयान, सरकार और संगठन के बीच मतभेद से किया इनकार, सीएम धामी के हाथ में मंत्रिमंडल विस्तार। कांग्रेसियों का आगामी चुनाव के लिए रणनीति पर मंथन जारी, संगठन में सुधार पर पार्टी का फोकस, बीजेपी ने साधा निशाना कहा, उत्तराखंड में नहीं कांग्रेस का अस्तित्व। चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, इस बार सरकारी मशीनरी सतर्क, केदारनाथ के पैदल मार्ग को और बेहतर बनाने की कवायद जारी, वैकल्पिक मार्ग पर भी किया जा रहा काम। और रुड़की में संशोधित वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी, मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का बड़ा आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी।